जादुई बैंगन। अरे जल्दी अपने हाथ चला, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धोने हैं। जी माँ जी। अगर मैं ध्यान न दूं तो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। और सरला घर के अंदर चली जाती है। पुष्पा एक गरीब परिवार से थी, जिस कारण उसकी सास उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सरला की एक बड़ी बहू भी थी। क्योंकि वो बड़े घर से थी और बहुत सारा दहेज अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए सरला सारा काम पुष्पा से ही करवाती थी। सरला के 2 बेटे थे और वो दोनों किसान थे। वो मिलजुल कर खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन सरला की बड़ी बहू तारा और बड़ा बेटा सुखिया उसके पास आते हैं। माँ जी, हम दोनों चाहते हैं ना कि आप जमीन का बंटवारा कर दो। अब हम ना मिलजुल कर खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? अगर बंटवारा हो गया तो हम पुष्पा से घर का काम कैसे करवाएंगे? घर में काम ही कितना होता है करने के लिए। आप हमारे साथ ही तो रहोगी ना, तो हम दोनों मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। तो आपका हिस्सा भी हमें ही मिलना चाहिए। जमीन के लालच में तारा जमीन और घर का बंटवारा करवा देती है, जिसमें 2 बड़े और उपजाऊ खेत सुखिया को और एक खेत जो बंजर था वो मोहन को मिलता है। साथ ही तारा घर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और पुरानी झोपड़ी पुष्पा को रहने के लिए दे देती है। पुष्पा, अब हम क्या करेंगे? माँ ने सारी उपजाऊ जमीन तो भैया को दे दी है। अब हम अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत करो जी, भगवान हमें ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। माँ, यहाँ पर बहुत मच्छर है, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो ना, हम अपने घर चलते हैं। बेटा, अब यही हमारा घर है और हमें यही रहना है। लेकिन माँ, वो भी तो हमारा ही घर है ना। अपनी बेटी की बात सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास अपनी बेटी को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब पुष्पा और मोहन मिलकर अपनी बंजर जमीन पर काम करते हैं। अगर आज बारिश हो जाए तो इस बंजर भूमि में भी ना जान आ जाएगी। लेकिन मौसम तो बिल्कुल साफ है, ऐसे में बारिश कैसे हो सकती है? खेतों में काम करके वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और शाम को जोरों से तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक से घना अंधेरा छा जाता है और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। अरे पुष्पा, लगता है आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी बंजर भूमि में भी हरियाली छाएगी। और कुछ दिनों के बाद उनके खेतों में फसल अंकुरित होने लगती है। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग लाई है जी। हाँ पुष्पा, देखना यहाँ भी अब बहुत अच्छी फसल होगी। इस बात का पता जब तारा को चलता है तो वो किसी को पैसे देकर उनके खेतों में ट्रैक्टर चलवा देती है और उनकी सारी अंकुरित फसल बर्बाद हो जाती है। मोहन और पुष्पा जब सुबह अपने खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। अरे ये क्या, हमारे खेतों को क्या हो गया? अरे पुष्पा, लगता है रात को यहाँ से ट्रैक्टर गए हैं, इस वजह से वो हमारी सारी फसल को रौंद गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? तभी एक चिड़िया उड़ते उड़ते उनके खेत में गिर जाती है। अरे, इस चिड़िया को क्या हुआ? और पुष्पा उसे उठा लेती है। अरे सुनो, ये तो बहुत घायल है, लगता है किसी बड़े पक्षी ने इस पर हमला कर दिया होगा। पुष्पा और मोहन उस चिड़िया को लेकर अपने घर जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। माँ, इस चिड़िया को क्या हुआ है? बेटा, किसी बड़े पक्षी ने ना इसे घायल कर दिया है, पर तुम चिंता मत करो,
ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन रात भर पुष्पा और मोहन चिंता में सो नहीं पाते कि आगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे। घर में कुछ ही दिनों का राशन बचा है, क्यों ना मैं सुखिया भैया के घर में काम करना शुरू कर दूं, जिससे खाने के लिए वो हमें कुछ राशन ही दे देंगे। नहीं पुष्पा, पहले भी तारा भाभी और माँ ने तुम पर नौकरों जैसा व्यवहार किया है, और अगर तुम वहां काम के लिए फिर से गई तो न जाने तुम्हारे साथ वो कैसा सलूक करेंगे। और बातों ही बातों में सुबह हो जाती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि वो चिड़िया उनके घर में उड़ रही थी। माँ, ये चिड़िया तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे हाँ, चलो इसे बाहर निकालते हैं। दरवाजा खोलते ही वो चिड़िया वहां से चली जाती है। पुष्पा, चलो एक बार फसल लगाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं है। मोहन और पुष्पा अपने खेत की ओर जाते हैं और खेत को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके खेत में बहुत सारे बैंगन के पौधे लगे हुए थे, जो बैंगनों से लदे हुए थे। पुष्पा, ये सब क्या है? यहाँ इतने सारे बैंगन के पौधे कहाँ से आ गए? हाँ, ये देखो, ये सभी बैंगनों से लदे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये कोई चमत्कार है। लगता है वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। भगवान ने जरूर उसे हमारी मदद के लिए भेजा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, ये जरूर ना ईश्वर का ही कोई चमत्कार है। पुष्पा और मोहन मिलकर सभी बैंगन तोड़ लेते हैं और कुछ ही देर में वहां फिर से बैंगन लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सच में जादुई है। इतनी जल्दी सभी पौधे फिर से बैंगनों से भर गए हैं। मोहन और पुष्पा इस बात से बहुत खुश थे और वो बैंगन तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। अब वो पूरा दिन बैंगन तोड़ते और उन्हें बाजार में बेच आते, क्योंकि पौधों पर कुछ ही देर में फिर से बैंगन लग जाया करते थे। कुछ ही दिनों में अब वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। इस बात का पता जब तारा को लगता है तो वो खुद बैंगन के पौधे तोड़ने चली जाती है। जैसे ही वो पौधों को डंडा मारती है, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। आह, अरे अरे, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा पूरा शरीर क्यों अकड़ गया है? अरे कोई मुझे बचाओ। तारा की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तारा भाभी, मोहन भाई के खेत में क्या कर रही है? अरे देखने से तो लग रहा है उनके पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और खुद ही यहाँ फंस गई है। कुछ ही समय में गांव वाले वहां आ जाते हैं और मोहन और पुष्पा भी वहां आ जाते हैं। अरे तारा दीदी, ये आपको क्या हुआ है? आप खेत में ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे पुष्पा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। तभी सुखिया और उसकी माँ भी वहां आ जाते हैं। अरे पुष्पा, ये तूने क्या किया तारा को? तूने जरूर कोई जादू टोना किया है मेरी बहू पर। माँ, पुष्पा ने कुछ नहीं किया है। और भाभी हमारे खेत में इस डंडे के साथ क्या कर रही है, पहले मुझे ये बताओ। मुझे माफ कर दो पुष्पा, मैं तुम्हारे बैंगन के पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और पहले भी मैंने तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई थी। देखा माँ, तुम्हारी लाडली बहू के कारनामे। इसी के कहने पर तुमने घर का बंटवारा किया था ना, और हमें अंधकार में धकेल दिया था। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। पुष्पा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस पर कितना अत्याचार किया था। तारा और उसका परिवार पुष्पा से माफी मांगते हैं। हे जादुई बैंगन के पौधे, इनकी गलती की सजा इनको मिल गई है, कृपया इन्हें यहाँ से जाने दो। और तारा ठीक हो जाती है और वो पुष्पा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है।
कुछ समय के बाद अब पुष्पा और मोहन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी टूनपुर नामक गांव की है, जहां सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में गिरधारी नामक एक सेठ रहा करता था। वो बहुत धनी था और उतना ही लालची भी। गांव के सभी लोग उसके ट्यूबवेल से अपने खेतों के लिए पानी लिया करते थे। वो पानी देने के बहुत ज्यादा दाम लिया करता था और जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो बारिश के भरोसे ही खेती करते थे। गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें श्याम नामक एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। वो भी बारिश के भरोसे ही खेती किया करता था। श्याम खेतों में कड़ी मेहनत करता था और उसको कभी भी खेती में कोई नुकसान नहीं होता था। एक दिन उसके खेतों के पास से सेठ अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था, तो श्याम को खेतों में काम करता देख वो अपने आदमियों से बोलता है, अरे ये वही आदमी है ना, वो बारिश के सहारे ही अपनी खेती करता है। जी सेठ जी, इसने आपसे कभी भी पानी नहीं लिया। ये मौसम के अनुसार ही खेती करता है ताकि बारिश से इसकी फसल को पानी मिल जाए। अगर इसको देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही खेती करने लग गए तो मुझसे पानी कौन लेगा? हमें इसका कुछ करना ही होगा। सेठ जी, इसका परिवार तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। आप इनको इनके हाल पर ही छोड़ दीजिए। अच्छा क्या रे सुखिया, अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी पगार का कुछ हिस्सा इसे दे दिया कर। माफ कीजिए सेठ जी। अब सुनो, इस बार इसकी फसल तैयार नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात? और सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दिन ढलने पर जब श्याम अपने घर आता है तो उसके माता पिता उससे बोलते हैं, आ गया बेटा। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना खिला दो। और उसकी माँ उसको खाना दे देती है। बेटा तेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तुम मेरी शादी की बात शुरू कर देती हो। बेटा तेरे साथ वालों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब न जाने हम दोनों का कितना जीवन बाकी है। मुझे तो बस तेरी शादी की ही चिंता खाई जाती है। माँ, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है, क्यों किसी को अपने साथ मुश्किल भरी जिंदगी में डालना? तो तू क्या जिंदगी भर अकेले रहना चाहता है? अब तो तू मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानता। तेरी चिंता में मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटा। अपनी माँ के बार बार बोलने पर आखिर में श्याम रिश्ते के लिए मान जाता है और कुछ समय बाद ही श्याम की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। दूसरी तरफ श्याम की फसल भी तैयार हो गई थी। उसकी फसल को देखकर गांव की दो औरतें आपस में बात करती हैं। अरे देखो तो श्याम की फसल कितनी अच्छी हुई है। इसकी फसल तो हमारी फसल से भी अच्छी हुई है, लेकिन ये ना सेठ से कभी भी पानी नहीं लेता, बस बारिश के सहारे ही इसकी फसल तैयार हो गई है। मैं तो कुछ सोच रही हूँ, अगर बारिश के सहारे ही फसल उगाई जा सकती है तो हमें सेठ से पानी लेने की क्या जरूरत? ठीक कह रही हो तुम। मैं तो खुद अब सेठ से पानी नहीं लूंगी, इसी की जैसे खेती कर लेंगे। वैसे भी सेठ तो मुंह मांगे पैसे लेता है। उन दोनों की सारी बातें सेठ का आदमी सुन लेता है और वो सारी बात जाकर गिरधारी सेठ को बता देता है। आज रात को ही उसके खेत में लगी सारी फसल को जला दो। और रात होने पर सेठ के आदमी श्याम के खेतों में आग लगा देते हैं। इससे सारी फसल जलकर राख हो जाती है। दूसरी तरफ जब श्याम को इस बात का पता चलता है तो वो भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी सुमन भी वहाँ आ जाती है। जरूर किसी ने ना जानबूझकर हमारे खेतों में आग लगाई है, बाकी सबकी फसल तो ठीक है। सुमन, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्याम और सुमन वापस अपने घर चले जाते हैं। अब श्याम को यही चिंता खाई जा रही थी कि अब वो अपना घर कैसे चलाएगा। तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। और श्याम के माता पिता भी उसके पास आ जाते हैं। देख बेटा, जो होना था वो हो गया, अब ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है।
हाँ बेटा, तू हौसला रख, भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। सभी की बात सुनकर श्याम खुद को हौसला देता है। अगले दिन श्याम गांव के पास के जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी वहाँ घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आता है और श्याम के पास आकर उससे पूछता है, अरे भाई, ये सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूर है? सुल्तानपुर तो यहाँ से काफी दूर है। यहाँ से पूरा एक दिन लगता है सुल्तानपुर के लिए। आप पूर्व दिशा में चलते जाइए। ठीक है, आपका धन्यवाद। और वो घुड़सवार वहाँ से चला जाता है। उसके आगे जाते ही श्याम को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? श्याम भागकर जंगल की ओर जाता है और वो देखता है कि घुड़सवार पर एक पेड़ की शाखा गिरी हुई थी। श्याम भागकर उसके पास जाता है और उसके ऊपर से उस टहनी को हटाता है। आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे जीवन में तो ये सब चलता ही रहता है। अच्छा, कौन है आप? मेरा नाम विक्रम है। मैं भरतपुर का राजा हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे जरूर बताना। श्याम उसको अपने साथ घटित हुई सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो राजा उसे एक छोटी सी पोटली देता है। इसमें भिंडी के जादुई बीज है। तुम इन्हें जहाँ लगाओगे वहाँ हमेशा भिंडी लगी रहेंगी। जादुई भिंडी बीज? हाँ, ये मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे और किसी जरूरतमंद को देने को कहा था। शायद वो तुम ही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे काटने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये विनाशकारी बन जाएंगी। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। और वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। श्याम वहाँ से सीधे अपने खेतों में जाता है और अपने खेतों में वो बीज को बो देता है। चलो देखते हैं कि वो राजा सच बोल रहा था या वो भी मुझ गरीब से मजाक कर गया। ऐसा सोचकर श्याम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गिरधारी लाल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अरे मुश्तंडो, तुम तो बोल रहे थे कि इसके खेत में आग लगा दी, लेकिन यहाँ तो भिंडी के इतने बड़े पौधे लगे हुए हैं। सेठ जी, हमने इसी खेत में आग लगाई थी, ना जाने यहाँ भिंडी कहाँ से आ गई। नशे में तुमने किसी और का ही खेत जला दिया होगा। देखो इस पर भिंडी कितनी बढ़िया लगी हुई है। अगर इसने बाजार में ये सभी भिंडियाँ बेच दी तो इसे बहुत मुनाफा होगा। चलो अब जल्दी से इसके सभी पौधे काट देते हैं। जैसे ही वो भिंडी का एक पौधा काटते हैं, तभी वो पौधे उन्हें अपने बेलों में बांध लेते हैं। वो सभी चिल्लाते हैं, अरे ये कैसे पौधे हैं? ये तो हमें कच्चा खा जाएंगे। कोई हमें बचाओ। दोपहर के समय खेतों में दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और वो पौधे उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। अगले दिन जब श्याम अपने खेतों में पानी देने आता है और अपने खेतों को देखकर वो हैरान रह जाता है। सभी पौधे भिंडी से भरे हुए थे। अब श्याम रोज खेतों से भिंडी तोड़कर बाजार में बेच आता था और रोज सभी पौधे भिंडियों से लदे रहते थे। कुछ ही समय में श्याम गांव का एक अमीर और इज्जतदार आदमी बन जाता है और वो गांव वालों की भी बहुत मदद किया करता था। जादुई भिंडी के पौधे ने सेठ गिरधारी को भी उसके पापों की सजा दे दी थी। हाय एवरीवन, आपको ये जादुई